हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और मराठा साम्राज्य से ही संबंधित है शिवाजी। तो शिवाजी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि शिवाजी किस तरह से अपने शासनकाल के दौरान यहाँ शासन करते हैं और उनकी प्रशासन व्यवस्था की क्या रही। तो सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने आधुनिक इतिहास के और कई सारे वीडियो को पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग अभी तक उन सारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला को भी समाप्त किया है। तो अगर आप मध्यकालीन इतिहास की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शिवाजी से संबंधित सारी चीज़ें को डिटेल में पढ़ेंगे, जिनसे कि ऑब्जेक्टिव बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और उन्हें आसानी से याद करेंगे। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें, सारी चीज़ों को देखिए कितने बड़े ही आसानी के साथ हम लोग याद कर लेंगे। दोस्तों, शिवाजी को पढ़ने से पहले उनके कुछ प्रारंभिक जानकारी समझ लेते हैं कि शिवाजी का क्षेत्र क्या था, किन क्षेत्रों में शिवाजी जो हैं वह उभर कर आते हैं और शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो आइए एक छोटा सा मैप के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप समझेंगे कि यह भारत का अगर मैप है तो जहां दिल्ली के क्षेत्रों में मुगल शासक शासन कर रहे थे, अगर आप देखेंगे कि दिल्ली के क्षेत्रों में जहां मुगल शासक जो औरंगजेब थे उनके द्वारा शासन किया जा रहा था, वहीं अगर जो अभी महाराष्ट्र का जो आधुनिक क्षेत्र है उस क्षेत्र को पहले यहाँ मराठा के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ जो अभी आधुनिक मुंबई है वह मराठा के क्षेत्रों के रूप में उभर कर आता है। और इसके जस्ट अपोजिट ही दक्षिण भारत में ही यहाँ एक बीजापुर का क्षेत्र जो है उभर कर सामने आता है। तो आप लोग स्थिति देख सकते हैं कि जिस समय मुगल वंश के शासक औरंगजेब दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं, वहीं दक्षिण भारत में जो अभी वर्तमान में आधुनिक मुंबई है वहाँ मराठाओं का साम्राज्य उभर कर आता है। और उसके जस्ट अपोजिट में उन्हीं के एक प्रतिद्वंदी के रूप में आप कह सकते हैं एक बीजापुर साम्राज्य जो है उभर कर सामने आता है। तो आइए आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से मराठा साम्राज्य की जो है विकास शिवाजी के द्वारा की जाती है और एक अच्छे लंबे समय तक उनके द्वारा शासन किया जाता है। तो बीजापुर में जो दोस्तों उनके जो प्रतिद्वंदी रहते हैं, शिवाजी के जो प्रतिद्वंदी रहते हैं बीजापुर के क्षेत्रों में, उनसे भी उन्हें कई सारे परेशानियां झेलने पड़ती हैं, कई सारे युद्ध करने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के जो शासक रहते हैं शिवाजी, अगर उनके शासनकाल की बात की जाए, टोटल शासन करने की पीरियड की बात की जाए, तो उनके शासन करने का पीरियड जो रहा है वह 1627 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक वह मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं और उन्हें एक अच्छे उच्च जगहों पर लेकर के जाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले शिवाजी से कुछ संबंधित प्रारंभिक जानकारी उनकी जान लेते हैं, जिनसे कि ऑब्जेक्टिव बनाकर एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो प्रारंभिक जानकारी पहले हम लोग जान लेते हैं। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर में हुआ था। शिवनेर जो पड़ता है दोस्तों वह महाराष्ट्र के पूना क्षेत्र में पड़ता है। तो आप याद रखिएगा, शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र के पूना स्थित शिवनेर में हुआ था। तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इसे आप यहाँ से याद रख सकते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। भोसले उनका इसलिए नाम था क्योंकि यह उनका वंशज का नाम था। तो उनके पिता का नाम आप शाहजी भी कह सकते हैं या शाहजी भोसले भी कह सकते हैं, जो कि उनके पिता का नाम था। उनके माता का नाम जीजाबाई था, जो कि एक यादव कुल से बिलोंग करती थी, यानी कि यादव परिवार से वह संबंधित थी उनकी माता जीजाबाई। और इनकी माता से संबंधित कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है दोस्तों कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, यह भी तो कई बार पूछ लिया गया है। तो शिवाजी की जो माता का नाम था वह जीजाबाई था, तो इनकी माता का नाम भी आप याद रखिएगा। और जीजाबाई जो थी वह एक यादव कुल से बिलोंग करती थी। तो शिवाजी के अंदर जो था वह कहीं ना कहीं यादवों
और मराठाओं के मिश्रण जो है वह उसका खून दौड़ रहा था। तो इसे आप याद रख सकते हैं। शिवाजी के संरक्षक कह सकते हैं या फिर उनके राजनीतिक का गुरु कह सकते हैं। तो शिवाजी के संरक्षक या उनके राजनीतिक गुरु के रूप में दादाजी कोंडदेव जाने जाते थे। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता था। इनके चूंकि 2 गुरु हुए थे। क्वेश्चन यहां से इसलिए बनाकर पूछ दिए जाते हैं क्योंकि शिवाजी के 2 गुरु देखने के मिलते हैं। एक तो उनके राजनीतिक गुरु देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ अगर दूसरे गुरु की बात करें तो उनके दूसरे आध्यात्मिक गुरु भी देखने को मिलते हैं। तो उनके जो राजनीतिक गुरु हुए, जो कि उनके संरक्षक के रूप में भी कार्य करते रहे, वह थे दादाजी कोंडदेव। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ अगर इनकी आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनकी आध्यात्मिक गुरु जो थे वह थे रामदास। तो आध्यात्मिक गुरु का भी नाम आप याद रखिएगा। आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था, जबकि राजनीतिक गुरु या फिर उनके संरक्षक के रूप में दादाजी कोंडदेव को जाना जाता था। तो यहां से आप याद रख सकते हैं। शिवाजी के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि शिवाजी 7 शादियां की थी, जिनमें से कुछ पत्नियां थी जो कि प्रमुख थी, जिनसे कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है बना करके। तो आइए उनके बारे में जान लेते हैं। एक पत्नी का नाम था साईबाई। साईबाई से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। उनकी एक पत्नी का नाम साईबाई रहता है और कहा जाता है कि साईबाई से यह 1640 ईस्वी में विवाह करते हैं। तो इस पत्नी का नाम आप याद रख सकते हैं। कहा जाता है शिवाजी के बारे में कि जब शिवाजी अपने एक अच्छे शासक के रूप में, चूंकि यह कम उम्र में ही कहा जाता है इनके बारे में कि यह कम उम्र में ही एक अच्छे शासक के रूप में उभर कर सामने आते हैं, तो शुरू से ही यह जो है अपनी प्रारंभिक सैन्य अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। और इनकी प्रारंभिक सैन्य अभ्यास में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि सबसे पहले उनके जो बगल का क्षेत्र रहता है बीजापुर। अभी दोस्तों हम आप लोगों को बताया कि ये जो भारत का अगर आप देख रहे हैं मैप, तो यहाँ दिल्ली के क्षेत्रों में जहाँ मुगल शासक शासन कर रहे थे, वहीं यहाँ पे मराठाओं का शासन उभर कर आता है और इस क्षेत्र में जो है उनका प्रतिद्वंदी बीजापुर उभर कर आता है। तो प्रथम अभियान जो रहता है शिवाजी का, वह बीजापुर के विरुद्ध रहता है और बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध रहता है। तो नाम भी आप याद रख सकते हैं कि शिवाजी का पहला जो सैन्य अभियान था वह उनके प्रतिद्वंदी जो राज्य था बीजापुर, उन्हीं के आदिल शाह के विरुद्ध था। तो इसे आप याद रख सकते हैं। फिर अगर बात किया जाए उनके बारे में तो 1643 ईस्वी में उनके द्वारा सिंहगढ़ का किला जीता गया था। तो यह इनकी पहली जीत थी। तो ऐसे तो कहा जाता है कि शिवाजी के द्वारा कई सारे किलाएं जीती गई, लगभग 35 किला जो है शिवाजी के द्वारा जीता गया था, जिनमें से सबसे पहले वह जो है 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किला को जीते थे। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि 1643 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा सबसे पहले सिंहगढ़ के किला को जीता गया था। और जब वह सिंहगढ़ के किला को जीते तो उसके जस्ट बाद ही 1654 ईस्वी में उन्होंने एक पुरंदर के किला को भी जीता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और आगे चल करके यही पुरंदर के किला जो जीतते हैं, वही पुरंदर की एक संधि भी देखने को मिलती है शिवाजी और जो राजा जयसिंह रहते हैं, जो औरंगजेब के द्वारा भेजे जाते हैं, उनके द्वारा एक पुरंदर की संधि भी देखी जाती है। तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो उनके द्वारा पुरंदर की किला जो है वह 1654 ईस्वी में जीत लिया जाता है। फिर अगर बात किया जाए तो बीजापुर के अफजल खां जो रहते हैं, उनसे उनका दोबारा संघर्ष होता है। शुरू में तो वह बीजापुर का अभियान करते ही हैं, साथ ही दोबारा कहता है कि 1659 ईस्वी में बीजापुर के अफजल खां के द्वारा उनसे युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में भी वह अफजल खां को पराजित कर देते हैं और यह युद्ध भी शिवाजी के द्वारा जीत लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद शाइस्ता खां, जो कि एक औरंगजेब के जो मामा रहते हैं, कह सकते हैं आप, हाँ औरंगजेब के मामा ही रहते हैं शाइस्ता खां, उनके द्वारा भी एक युद्ध लड़ा जाता है। चूंकि होता यह है कि जब औरंगजेब दिल्ली के क्षेत्रों में शासन कर रहे होते हैं और देखते हैं कि दक्षिण के मराठाओं के क्षेत्रों में शिवाजी एक बहुत ही लोकप्रिय और शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आ रहे हैं,
तो औरंगजेब चाहता है कि इनके जो शासन प्रशासन है उसे दबाया जाए, उसे कुचला जाए, और इसी का परिणाम यह भी होता है कि देखा जाता है कि मुगल शासक को अंतिम 20 वर्ष जो है वह दक्षिण भारत में यही मराठाओं से संघर्ष करते करते भी बिताना पड़ता है। तो चाहते हैं, औरंगजेब चाहता है कि हम मराठा जो शासक रहते हैं शिवाजी, उनके शासन को दबा दें, और इसी कारण वह अपने मामा जो उनके रहते हैं शाइस्ता खां, उन्हें जो है मराठाओं के क्षेत्र में अभियान करने के लिए भेजते हैं। और जब शाइस्ता खां इनसे अभियान करने के दौरान आते हैं तो कहा जाता है कि 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में भी शाइस्ता खां को शिवाजी के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। और जब यहाँ से शिवाजी शाइस्ता खां को परास्त करते हैं तो इनकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है, और जिससे औरंगजेब जो हैं वह बहुत ही क्रोधित होते हैं। आइए इनकी कुछ और प्रमुख जानकारी को जानते हैं। औरंगजेब या फिर जो मुगल शासक थे उन्हीं के अंडर में था सूरत का क्षेत्र, और उस सूरत का जो क्षेत्र था दोस्तों वह एक बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा था। वहाँ बहुत सारे माल तैयार किए जाते थे, बहुत सारे सामान तैयार किए जाते थे, और वहाँ से ही विदेशों तक जो है उनके द्वारा व्यापार किया जाता था। और शिवाजी के द्वारा होता यह है कि वह सूरत के क्षेत्रों को लूटने के लिए पहुंच जाते हैं, और सूरत की प्रथम लूट जो है शिवाजी के द्वारा 1664 ईस्वी में की जाती है। तो यह भी डेट आप याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शिवाजी के द्वारा सूरत को पहली बार कब लूटा गया। तो शिवाजी के द्वारा पहली बार सूरत को 1664 ईस्वी में लूटा गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और कहा जाता है कि सूरत के क्षेत्रों में जब यह लूट मचाए तो वहां से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जो है यह लूट कर लाए थे। और जब यह सूरत के क्षेत्रों को लूटते हैं और बहुत सारा संपत्ति वहां से प्राप्त करते हैं, और यह बात जो है जब मुगल शासक को पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं, और वह अपने जो शासक रहते हैं राजा जय सिंह, उन्हें जो है शिवाजी के पास युद्ध करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जो कछवाहा राजा रहते हैं राजा जय सिंह, जो कि औरंगजेब के द्वारा भेजे जाते हैं, जब वह इस सूरत की पहली लूट जो कि 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा लूटी गई, उनके बाद जब वह शिवाजी के पास आते हैं तो शिवाजी से युद्ध न लड़ करके एक संधि की जाती है। क्योंकि शिवाजी की गलती भी थी, क्योंकि मुगल शासक जो रहते हैं उनके कब्जा में सूरत का क्षेत्र रहता है और उन क्षेत्रों को वह लूटते हैं। इसीलिए जब जय सिंह आते हैं तो उन्हें एक संधि करना पड़ता है, जिसे कि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि जो है वह राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। यह संधि का डेट भी आप याद रखिएगा। यह संधि जो है 22 जून 1665 ईस्वी को होती है। तो पुरंदर की संधि जो है शिवाजी और राजा जय सिंह, जो कि औरंगजेब के तरफ से भेजे गए थे, उनके बीच में होता है। तो इसका डेट भी आप याद रखिएगा। होता क्या है इस संधि में दोस्तों कि इस संधि में राजा जय सिंह जो आते हैं औरंगजेब के नेतृत्वकर्ता के रूप में, औरंगजेब की तरफ से जो आते हैं, उनके द्वारा यह संधि की जाती है। और इस संधि में शिवाजी को भारी नुकसान सहना पड़ता है, और कहा जाता है कि शिवाजी 35 किले जीते थे, जिनमें से लगभग 23 किले जो हैं वह इन्हें देना पड़ता है, और 23 किले जो हैं वह लगभग जय सिंह को सौंप देते हैं। और साथ ही साथ उनका जो पुत्र रहता है संभाजी, उन्हें भी वह मुगल दरबार में भेज देते हैं एक मनसबदारी की प्रथा पे। तो इस जो संधि ये हुई, इस संधि में शिवाजी के द्वारा बहुत नुकसान सहना पड़ता है, और शिवाजी को 35 में से 23 किले जो हैं जय सिंह को देना पड़ता है, और साथ ही साथ अपने बेटे को भी मुगल दरबार में भेजना पड़ता है। फिर अगर आगे जाने तो 1666 ईस्वी में एक ऐसा रणनीति अपनाया जाता है औरंगजेब के द्वारा, एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाता है कि वह जो शिवाजी रहते हैं उन्हें अपने दरबार में बुलाते हैं। और दरबार में जब शिवाजी जाते हैं औरंगजेब के, तो उन्हें एक राजा की तरह नहीं देखा जाता है, एक राजा की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, और इन्हें आम आदमियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है, और इन्हें कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इससे जो क्रोधित हो जाते हैं शिवाजी, और शिवाजी अपनी आवाज़ उठाते हैं। और जब यहाँ आवाज़ उठाते हैं इनके दरबार में, औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को कैद कर लिया जाता है, और धोखे से कहा जाता है
कि 1666 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है। जब शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा उनके महलों में ही, तो शिवाजी चाहते हैं कि उनके महलों से निकल जाए और वह दिन आ ही जाता है। 1666 ईस्वी के ही साल का अंत समय आते आते, लगभग कहा जाता है अगस्त के महीने में लगभग, शिवाजी जब जन्म दिवस का अवसर होता है तो मिठाई बांटने वाली जो टोकरी रहती है उन्हीं में शिवाजी बैठ जाते हैं और अपने स्थान पे अपने हमशक्ल को बैठा देते हैं, और कहा जाता है इस प्रकार से वह औरंगजेब की महल से भागने में सफल हो जाते हैं। और भाग करके वह पुनः उनका जो मराठा साम्राज्य रहता है वह अपने साम्राज्य में वापस लौट जाते हैं। और वापस लौटने के बाद कहा जाता है कि वह पुनः जो है सूरत के क्षेत्रों को लूटते हैं। औरंगजेब का जो एक बहुत ही विकसित क्षेत्र आप कह सकते हैं सूरत था, उस सूरत को दोबारा जो है शिवाजी के द्वारा लूटा जाता है और दोबारा वह लूट 1670 ईस्वी में करते हैं। तो यहाँ से आप दोनों लूट को याद रख सकते हैं। सूरत की पहली लूट जो है 1664 ईस्वी में लूटी गई, फिर 1666 ईस्वी में किसी प्रकार से शिवाजी को बंदी बना लेते हैं, और जब शिवाजी निकलते हैं वहाँ से तो फिर 1670 ईस्वी में सूरत को दूसरी बार शिवाजी के द्वारा लूट लिया जाता है। जब दूसरी बार सूरत को लूटते हैं तो वहाँ से वह अच्छे खासे धन प्राप्त करते हैं, और इस बार वह चाहते हैं कि इस बार किसी भी बहकावे में नहीं आना है और औरंगजेब के कब्जे में नहीं जाना है। और इसके बाद शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। क्योंकि इतना दिनों से सिर्फ वह एक सैनिक के रूप में, एक कुशल सैनिक के रूप में युद्ध लड़ते आए और अपने क्षेत्रों को बचाते आए, लेकिन जब वह उनके दरबार से दोबारा भाग करके आते हैं, जब बंदी बनाया जाता है औरंगजेब के द्वारा, और जब भाग करके यह अपने क्षेत्रों में आते हैं तो वह अपनी राज्याभिषेक जो है करवाते हैं। और उनका राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को होता है। तो इनके राज्याभिषेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके राज्याभिषेक से डेट से भी संबंधित, तो इनके राज्याभिषेक के डेट को आप याद रखिएगा। इनकी राज्याभिषेक जो है वह बनारस के एक प्रख्यात पंडित गंगा भट्ट के नेतृत्व में किया जाता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी की जो राज्याभिषेक है वह किस ब्राह्मण के द्वारा किया गया है। तो गंगा भट्ट जो कि बनारस के एक बहुत ही विद्वान पंडित रहते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में शिवाजी जो है अपना राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। और कहा जाता है कि राज्याभिषेक के समय ही एक दूसरी शादी करते हैं, और जो दूसरी शादी करते हैं उस पत्नी का नाम होता है सोयराबाई। तो नाम याद रखिएगा, दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई रहता है। पहली पत्नी को हम लोगों ने देखा था, पहली पत्नी का नाम साईबाई, जबकि दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई रहता है। तो सोयराबाई से वह अपनी राज्याभिषेक के बाद शादी करते हैं, और जब वह अपना राज्याभिषेक करवाते हैं तो वह अपनी राजधानी जो है रायगढ़ बनाते हैं। इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है उनके राजधानी से संबंधित दोस्तों। तो राजधानी इनका आप याद रखिएगा कि शिवाजी जो अपनी राजधानी बनाते हैं वह रायगढ़ को बनाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उसके बाद जब यह राजा बनते हैं, जब यह शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं, तो कर्नाटक का एक अभियान करते हैं, और कर्नाटक के क्षेत्रों को कहा जाता है कि 1678 ईस्वी में यह कर्नाटक के क्षेत्रों को अभियान करके जीत लेते हैं, और कर्नाटक के क्षेत्रों को जीतकर यह अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो 1678 में इनके द्वारा कर्नाटक का अभियान किया गया, और कहा जाता है कि यही कर्नाटक का अभियान जो है और अंतिम अभियान इनके द्वारा माना जाता है। और इस कर्नाटक के अभियान के दौरान यह जिंजी के किला का विजय करते हैं, यानी कि जिंजी के किला को जीतते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जिंजी के किला को किनके द्वारा जीता गया था। तो शिवाजी के द्वारा जीता गया था, और कब जीता गया था, तो 1678 ईस्वी में जीता जाता है। और कहा जाता है कि इसी जिंजी के किला को अंतिम बार विजयी करते हैं शिवाजी। और फिर होता क्या है कि इसी दौरान उनका जो पुत्र रहता है उनके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है, और चूंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे, बहुत लगाव था उनको अपने पुत्र से, और जब वह अपने पुत्र का इस तरह का हरकत देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और कहा जाता है कि इसी तरह से वह फिर बीमार रहने लगते हैं, और फिर आगे चल कर के उनकी मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो जाती है। तो इनकी मृत्यु को डॉट के भी आप याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो है 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को हो जाती है। इनका जो अंतिम विजय था वह जिंजी का किला था। अगर इनकी जन्म की बात करें
तो वह 1627 ईस्वी में सिवनेर महाराष्ट्र में हुआ था। तो कुछ डेट हैं, आइए उन्हें फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर इनके आगे प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। शिवाजी की जन्म जो दोस्तों 1627 ईस्वी में सिवनेर महाराष्ट्र में होता है। फिर आगे चल करके अगर बात किया जाए तो वह 1643 ईस्वी में सिंहगढ़ के किला को जीतते हैं और 1654 ईस्वी में पुरंदर के किला जो है उनके द्वारा जीत लिया जाता है। जब यह दोनों किला जीतते हैं, एक 1643 और एक 1654 में, तो उनका उत्साह और बढ़ता है और आगे चल करके वह बीजापुर के अफजल खां से एक संघर्ष करते हैं और उनसे 1659 ईस्वी में युद्ध जीतते हैं। जब यह युद्ध जीतते हैं तो औरंगजेब को यह बात अच्छी नहीं लगती है और वह अपने मामा शाइस्ता खां को युद्ध करने के लिए शिवाजी से भेज देते हैं और 1663 ईस्वी में एक संघर्ष देखने को मिलता है जो कि शाइस्ता खां और शिवाजी के बीच में हुई थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और सूरत की जो प्रथम लूट जो है दोस्तों, सूरत को सबसे पहले 1664 ईस्वी में शिवाजी के द्वारा लूटा जाता है। तो इसकी लूट से भी संबंधित बातें को आप याद रखिएगा कि 1664 ईस्वी में सूरत को सबसे पहले लूटा जाता है शिवाजी के द्वारा और यहाँ से करीब 1 करोड़ का संपत्ति प्राप्त किया जाता है। और यह बात अच्छी नहीं लगती है और राजा जयसिंह को जो है औरंगजेब भेज देते हैं और राजा जयसिंह से इनका 22 जून 1665 ईस्वी को एक संधि होता है जिसे कि पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फिर 1666 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा बंदी बनाया जाता है शिवाजी को, लेकिन फिर से वहां से वह उसी साल के अंतिम महीनों में निकलने में सफल रहते हैं और 1670 ईस्वी में आकर वह अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। वह अपनी राजधानी रायगढ़ बनवाते हैं और उनका अंतिम अभियान कर्नाटक का अभियान रहता है जो कि 1678 ईस्वी में करते हैं और उस अभियान के दौरान ही वह जिंजी के किला को जीतते हैं और उनके पुत्र का जो है विद्रोह कर दिया जाता है उनके खिलाफ। तो इसी कारण वह दुखी रहने लगते हैं और 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के दौरान ही उनकी एक पत्नी रहती है पुतली बाई। चूंकि उनकी 7 पत्नियां थी दोस्तों, ये हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे। तो उनमें से एक पत्नी पुतली बाई जो रहती है वह इनके द्वारा जो है सती हो जाती है। कहा जाता है कि इनका जब मृत्यु होता है तो इनके चिता पे ही वह जाकर के लेट जाती है और अपना प्राण इनके साथ में ही त्याग देती है। आइए थोड़ा सा यहाँ समझते हैं दोस्तों सती प्रथा और जौहर प्रथा को, क्योंकि इस समय 2 प्रथा बहुत ही प्रचलित थी, एक सती प्रथा और एक जौहर प्रथा। सती प्रथा उस प्रथा को कहते थे जिसमें कि जब उनका कोई स्त्री का जब पति मरता था तो स्त्री या तो अपनी स्वेच्छा से या फिर उनके परिवार के दबाव से उन्हें उनके पति के साथ उनके शव पे ही सुला दिया जाता था और उनके साथ ही उन्हें अपना प्राण त्यागना पड़ता था। तो ये था सती प्रथा। लेकिन जबकि जौहर प्रथा की बात की जाए तो जौहर प्रथा यह थी दोस्तों कि जब किसी पत्नी का पति युद्ध लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में जाता था या किसी राजा की कोई राजा होता था जो युद्ध लड़ने के लिए मैदान में जाता था और उनकी रानी चूंकि घर के अंदर होती थी, महल के अंदर होती थी, और जब उन्हें यह खबर मिलती थी कि उनका पति जो है युद्ध में मारा गया है या फिर वह हार गए हैं युद्ध को, तो वह खुद से ही एक अग्निकुंड होता था, उस अग्निकुंड में आग को जला लेते थे और कहा जाता है कि उस अग्निकुंड में खुद से हेल करके अपना प्राण भी त्याग देते थे। तो इस प्रथा को जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं हम लोग शिवाजी से संबंधित उनके प्रशासन के बारे में कि इतने दिनों के दौरान उनकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था रही, किस तरह से उन्होंने यहाँ प्रशासन किया। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी जो दोस्तों वह हिंदू सिद्धांतों पर आधारित थी, क्योंकि शिवाजी जो थे वह एक हिंदू समाज से आते थे और एक हिंदू शासक के रूप में उभरकर वह सामने आते थे। ऐसा नहीं है कि वह मुसलमानों का सम्मान नहीं करते थे, मुसलमानों का वह बहुत ही सम्मान करते थे और मुगल शासकों का भी वह सम्मान करते थे। लेकिन उनकी जो नीति थी, उनकी अच्छी नीति नहीं होने की वजह से उनसे वह खफा रहते थे और उनसे युद्ध करना पड़ता था। तो उनका प्रशासन जो है वह हिंदू सिद्धांतों पर आधारित रहा है और उनके दरबार में अष्टप्रधान परिषद एक होता था जो कि 8 मंत्रियों का समूह था। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा कि अष्टप्रधान जो 8 मंत्रियों का समूह था वह किनके दरबार में रहता था। तो शिवाजी के दरबार में जो है अष्टप्रधान मंत्री रहा करते थे। एक अष्ट दिग्गज थे, 8 तेलुगु कवियों का समूह, तो वो अलग था, और ये अष्टप्रधान मंत्री है, 8 मंत्रियों का समूह। तो इसे आप याद रखेंगे कि 8 मंत्रियों का समूह जो है वह शिवाजी के दरबार में रहा करते थे।
तो उनमें से आइए जानते हैं कि कौन कौन सा पद था जो कि 8 मंत्रियों का पद उन्होंने बनाया था। उनमें से जो सबसे प्रमुख पद था वह था पेशवा का पद। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिवाजी का जो 8 मंत्रियों का समूह था उनमें से सबसे सर्वोच्च पद कौन था, सबसे उच्च पद कौन था। तो सबसे जो सर्वोच्च पद था दोस्तों वह पेशवा का पद था। तो इसे आप याद रखिएगा। और जो पेशवा का पद होता था वह सबसे प्रमुख मंत्री होता था और इनका काम होता था कि सारा जो देखरेख होता था जितना भी उनके साम्राज्य में उसे यह करने का काम करते थे। तो पेशवा का यह प्रमुख काम था। और दूसरे जो थे वह थे अमात्य, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अमात्य जो होते थे वह अर्थ मंत्री होते थे जो कि राजस्व विभाग को देखते थे कि खेती से कितना कर आ रहा है, क्या उपज हो रहा है, क्या टैक्स लेना है। तो ये सारी चीज़ों को देख रेख जो है वह अमात्य के द्वारा किया जाता था जो कि एक अर्थ मंत्री के रूप में जाने जाते थे। तीसरे जो थे वह थे सुमंत। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सुमंत जो पद था वह किनसे संबंधित है। तो सुमंत जो पद था दोस्तों वह शिवाजी के मंत्रियों का ही एक पद था जो कि इनके दरबार में रहता था। सुमंत जो होता था वह विदेश मंत्री होता था और जो कहा जाता था कि बगल का जो राज्य होता था उनसे किस तरह का व्यवहार रखना है, क्या लेन देन करना है, ये सारी जानकारी और ये सारे कार्यों का निपटारा जो है वह सुमंत के द्वारा किया जाता था। अगली जो मंत्री होती थी वह होती थी चिटनीस। और चिटनीस जो मंत्री होता था दोस्तों वह पत्राचार विभाग को देखता था, यानी पत्र को आदान प्रदान करना, कौन सा पत्र राजा के पास पहुंचाना है और कौन सा पत्र राजा के पास ला करके देना है, ये सारी चीज़ जो है चिटनीस के द्वारा किया जाता था। तो चिटनीस जो था वह एक पत्राचार विभाग था, वह पत्रों का आदान प्रदान करने का काम किया करता था। और साथ ही साथ सेनापति का पद था। तो सेनापति के पद को आप जान ही रहे हैं जो कि सैन्य प्रधान होता था, सैनिकों का नेतृत्व करता था। न्यायाधीश का पद होता था दोस्तों जो कि न्याय विभाग को देखा करता था और किनके साथ किस तरह का न्याय करना था ये कार्य जो है न्यायाधीश का था, यानी कि न्याय विभाग का था। ऐसे तो शिवाजी या फिर किसी भी शासक को हम लोगों ने देखा कि जिनके भी शासन काल के दौरान न्यायाधीश का पद होते हुए भी सुल्तान या फिर जो राजा होते थे वह खुद ही एक असली न्यायाधीश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन फिर भी छोटे मोटे न्याय को देखने के लिए न्यायाधीश का पद जो है बनाया करते थे। तो न्यायाधीश का पद जो है शिवाजी के दरबार में भी हुआ करता था। एक पंडित राव नाम का पद था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पंडित राव जो पद था वह इनका मुख्य सलाहकार पद माना जाता था। इन्हें सलाह देने के काम किया करते थे और कहा जाता है कि खास करके धार्मिक मामलों पर कौन सा यज्ञ करवाना है, कब कौन सा अनुष्ठान करवाना है, ताकि जो उनका जो साम्राज्य हो उनका कल्याण हो सके। तो ये सारी काम जो है वह पंडित राव का हुआ करता था। तो पंडित राव भी इनके दरबार के, इनके मंत्री का ही एक अंग थे। और एक थे बकाई नवीस। तो बकाई नवीस को भी आप याद रखिएगा, यह गुप्तचर विभाग हुआ करता था और गुप्त सूचनाओं को जो है बकाई नवीस के द्वारा ही ला करके शिवाजी को दिया जाता था। तो 8 मंत्रियों के समूह को हम लोगों ने देखा दोस्तों। आइए फिर से रिकॉल कर लेते थोड़ा सा। पेशवा का पद, अमात्य का पद, सुमंत का पद, चिटनीस का पद, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव और बकाई नवीस। तो ये 8 मंत्री का समूह जो है शिवाजी के दरबार में रहा करता था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों शिवाजी जो है जितने दिन अपना प्रशासन किए उन्होंने 2 प्रकार के टैक्स भी लगाए थे। इनके शासनकाल के दौरान 2 प्रकार के टैक्स भी देखने को मिलते हैं जिनसे कि भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं। एक टैक्स का नाम था चौथ। चौथ जो कर होती थी दोस्तों उनमें से कुल उपज का 1/4 भाग जो है शिवाजी के द्वारा लिया जाता था। और यह कर जो है दोस्तों बगल के साम्राज्य से लिया जाता था। जो साम्राज्य उनके अधीन में नहीं आता था, बगल का जो साम्राज्य होता था उनसे यह चौथ का कर लेते थे। और चौथ का कर इसलिए लेते थे बगल वाले साम्राज्य से कि अगर आप हमें चौथ का कर दोगे तो हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे और आप आसानी से अपना खेतीबाड़ी या फिर आसानी से अपना जो है काम कर सकते हैं। और अगर आप यह चौथ का कर हमें नहीं देते हैं तो हम आपके साम्राज्य पे आक्रमण कर देंगे और उसे आक्रमण करके अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। तो बगल का जो साम्राज्य होता था, जो बगल का क्षेत्र होता था, उनसे शिवाजी के द्वारा चौथ की कर लिया जाता था। और चौथ का कर जो है इसके तहत जो है कुल उपज का 1/4 भाग इनके द्वारा लिया जाता था। तो यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथ कर किनसे संबंधित था। तो चौथ जो कर था वह शिवाजी के
शासनकाल से संबंधित था। और ये कर था दोस्तों सरदेशमुखी। सरदेशमुखी जो कर था, इसमें जो उनके अधीन क्षेत्र हुआ करते थे उनसे कुल उपज का 1/10 भाग यह टैक्स के रूप में लेते थे। तो अपने जो अधीन साम्राज्य होता था उन्हें 1/10 भाग सरदेशमुखी कर के अंतर्गत यह लिया करते थे और उन्हें साथ ही साथ संरक्षण प्रदान किया करते थे। तो ये दोनों कर जो है, चौथ कर और सरदेशमुखी कर जो है, शिवाजी अपने शासनकाल के दौरान लगाते हैं। तो इन दोनों करों को भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मराठा साम्राज्य से संबंधित शिवाजी को पढ़ा और शिवाजी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बनाकर पूछे जाते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया और साथ ही साथ उनके प्रशासन व्यवस्था को भी देखा कि क्या उनकी प्रशासन व्यवस्था रही है। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग मराठा साम्राज्य का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें शिवाजी के ही जो वंशज रहते हैं उन्हीं से संबंधित चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो को भी जरूर देखें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।